हाल ही में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने राज्य की विधान परिषद को सूचित किया है कि राज्य सरकार ने जिला प्रशासन से अहमदनगर जिले के नाम को अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने से संबंधित एक प्रस्ताव की मांग की है। इस पूरे प्रस्ताव में ये कहा गया है कि राज्य सरकार जल्द ही अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहिल्याबाई नगर कर देगी। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि आखिर अहमदनगर को अपना नाम किस तरह से मिला और अहिल्याबाई होलकर कौन थी जिनके योगदान को याद करने की आज जरूरत पड़ रही है। इसके अलावा इस निर्णय की आलोचना क्यों की जा रही है उस पर भी बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके जरिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले न्यूज यानी खबर पर बात करेंगे। इसके बाद अहमदनगर को उसका नाम किस तरह से मिला इसको जानेंगे और साथ ही अहिल्याबाई होलकर कौन थी उन पर बात करेंगे और उन्होंने अब उनका प्रशासन किस तरह का था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था और मंदिर निर्माण में भारत भर में जो मंदिर निर्माण हैं उनमें उन निर्माणों में इनका कितना ज्यादा योगदान माना जाता है उसको भी समझेंगे। इसके अलावा इस निर्णय की आलोचना क्यों हो रही है और अंत में एक प्रश्न पर बात करेंगे। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर भारतीय इतिहास और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी न्यूज देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर कहती है प्रपोजल टू रीनेम अहमदनगर टू अहिल्या देवी नगर, अ लुक एट मलिक अहमद एंड अहिल्याबाई होलकर। यानी स्पष्ट तौर पर इस खबर में बात की गई है कि एक प्रस्ताव लाने की बात की गई है, एक प्रस्ताव लाने का विचार किया जा रहा है जिसके जरिए अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर कर दिया जाएगा। तो खबर में बात की गई है कि आखिर अहमदनगर को अपना नाम किस तरह से मिला, इसके अलावा अहिल्याबाई होलकर का क्या योगदान रहा है उसको भी समझने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये बात जान लेते हैं कि आखिर ये जो अहमदनगर शहर है इस शहर को अपना नाम मिला किस तरह से, इसके इतिहास को, इसके पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अहमदनगर शहर है ये महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से में मौजूद है और इस पूरे शहर पर बहुत सारे प्रमुख साम्राज्यों का शासन रहा, बहुत सारे प्रमुख साम्राज्यों के अधीन रहा ये पूरा क्षेत्र। और इसका जो सबसे पहला जिक्र हमें मिलता है वो 240 बीसीई के दौरान यानी बिफोर कॉमन एरा के दौरान हमें मौर्य सम्राट अशोक के साक्ष्यों में देखने को मिलता है। तो मौर्य सम्राट अशोक के साक्ष्यों में इसका जिक्र मिलता है। इसके अलावा हमें मध्यकाल के दौरान जब मध्यकाल आया तो ये जो पूरा क्षेत्र था ये तमाम अन्य शासकों के अधीन रहा। जैसे मध्यकाल के दौरान ये राष्ट्रकूटों के भी अधीन रहा, राष्ट्रकूट वंश के अधीन रहा, इसके अलावा पश्चिमी चालुक्यों के भी अधीन रहा और इसके बाद ये दिल्ली सल्तनत के अधीन आया। अब दिल्ली सल्तनत के बारे में हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी वो दिल्ली में मौजूद थी। अब राजधानी दिल्ली में मौजूद थी लेकिन ये जो पूरा क्षेत्र है ये महाराष्ट्र में है और दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। तो जाहिर तौर पर इस पूरे क्षेत्र पर दिल्ली सल्तनत का जो शासन था वो पूरी तरह से अप्रत्यक्ष था, इनडायरेक्ट था। और जहां पर शासन अप्रत्यक्ष होता है वहां पर विद्रोह की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और आगे चलकर इस पूरे क्षेत्र में हमें दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह भी देखने को मिला और ये विद्रोह किया एक अफगानी सैनिक ने। इस अफगानी सैनिक का नाम था अलादीन हसन गंगू। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया और दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई हुई और लड़ाई में अंततः जीत हुई अलादीन हसन गंजू की और इन्होंने एक नया साम्राज्य स्थापित किया। इस नए साम्राज्य को हम बहमनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। इस पूरे साम्राज्य को दक्कन क्षेत्र में स्थापित किया गया था और इसे बहमनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। और आगे चलकर ये साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हुआ, 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में विभाजित हुआ और इन्हीं में से एक स्टेट था निजाम शाही। आगे चलकर इसी स्टेट को, इसी शहर के एक हिस्से को नाम मिला अहमदनगर। वो कैसे मिला उस पर आगे बात करेंगे, उसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। लेकिन यहाँ ये भी जरूरी हो जाता है कि ये जो 5 स्वतंत्र राज्य थे इनमें से 4 कौन कौन से थे। एक तो निजाम शाही था, इसके अलावा इसमें शामिल था गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर और बरार। तो बहमनी साम्राज्य के यही जो क्षेत्र थे आगे चलकर ये इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए। इसके बाद साल 1486 में बहमनी साम्राज्य का एक नया प्रधानमंत्री आता है, एक नया प्राइम मिनिस्टर आता है जिसका नाम था मलिक अहमद निजाम शाह।
इसकी नियुक्ति के बाद, इनकी पूरी तरह से नियुक्ति के बाद धीरे धीरे जो सम्राट थे, जो बहमनी साम्राज्य के जो शासक थे, उनके बीच और प्रधानमंत्री के बीच मतभेद बढ़ने लगते हैं, डिस्प्यूट बढ़ने लगते हैं। और जो शासक थे, जो जो सम्राट थे, वो प्रधानमंत्री को हटाने की कोशिश करते हैं, साजिशें रचते हैं। और इसी हिस्से के तौर पर, इसी पूरी साजिश के तौर पर दोनों धीरे धीरे दोनों के बीच लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं और अंततः दोनों के बीच एक युद्ध होता है, हटाने की कोशिश की जाती है। और मई 1490 में बहमनी साम्राज्य के शासक और मलिक अहमद निजाम शाह की सेना के बीच एक लड़ाई होती है। और अंततः इस पूरी लड़ाई में, ये लड़ाई इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि इस पूरी लड़ाई में अंततः बहमनी साम्राज्य की सेना हार जाती है। अब जब सेना हार जाती है तो इसके बाद जो नए शासक बनते हैं, उनका नाम था मलिक अहमद निजाम शाह। और साल 1494 में जिस जगह पर इन्होंने बहमनी साम्राज्य की सेना को हराया था, उसी जगह पर ये एक नया शहर स्थापित करते हैं और इस नए शहर को नाम दिया जाता है अहमदनगर, जो कि नए शासक जिन्होंने हराया था मलिक अहमद निजाम शाह, इनके नाम पर इस पूरे शहर का नाम रखा गया था। तो हमने बात की कि अहमदनगर का क्या इतिहास है। अब आगे बढ़ते हैं और अहिल्याबाई होलकर के बारे में बात करते हैं कि आखिर इनका इतना ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान क्यों रहा है कि इनके नाम पर एक शहर का नाम रखा जा रहा है। तो अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ था 31 मई 1725 को अहमदनगर के ही एक छोटे से गांव में। इनका जो जन्म हुआ था वो एक ग्राम प्रधान के यहाँ हुआ था। इनके जो पिता थे वो गांव के प्रधान थे, जिनका नाम था मनकोजी शिंदे। अब हम जानते हैं कि उस पूरे दौर में महिलाओं की शिक्षा बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं थी, महिलाओं को बहुत ज्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता था। लेकिन इसके बावजूद भी अहिल्याबाई होलकर के पिता ने उनकी पढ़ाई पर ध्यान दिया। अहिल्याबाई होलकर को पढ़ाया गया, उनको शिक्षित किया गया, पिता ने शिक्षा पर जोर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि 8 वर्ष की उम्र में वहां के जो पेशवा थे बाजीराव, उनके एक सेनापति थे जिनका नाम था मल्हार राव। इन्होंने अहिल्याबाई होलकर को एक मंदिर में देखा था और ये अहिल्याबाई होलकर के चरित्र से, इसके अलावा उनकी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए उनको देखकर। और उन्होंने ये तय किया कि वो अपने बेटे खांडे राव से उस लड़की की शादी कराएंगे जो कि उस वक्त मात्र 8 वर्ष की थी। और लड़की कौन थी? वो लड़की का नाम था अहिल्याबाई होलकर। इसके बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी बहुत लंबे समय तक चलती भी है, लेकिन अंततः साल 1754 में खांडे राव की मृत्यु हो जाती है। दरअसल वो भरतपुर के राजा से एक युद्ध लड़ रहे थे और इस युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शासक का जो पद था वो खाली हो जाता है और खाली पद को भरने के लिए अंततः सामने आती हैं अहिल्याबाई होलकर और इसमें उनका मार्गदर्शन करते हैं ये सेनापति, यानी उनके फादर इन लॉ मल्हार राव। तो इस तरह से वो सत्ता में स्थापित हो जाती हैं। इसके बाद जब उनके ससुर और बेटे की भी जो हत्या कर दी जाती है, तो वो अंततः उस समय के पेशवा के एक याचिका दायर करती हैं, पेशवा को एक पत्र लिखती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि यदि पेशवा चाहें तो मालवा क्षेत्र का शासन अपने हाथों में ले सकते हैं और उस पूरे क्षेत्र की जो सेना है वो भी पेशवा की मदद करेगी। और इस तरह से ये पूरा क्षेत्र जो है वो पेशवा के अधीन चला जाता है। तो इस तरह से हमने अहिल्याबाई होलकर का एक संक्षिप्त परिचय जाना, लेकिन अभी भी उनका योगदान क्या रहा, उनके योगदान पर बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो आपको याद होगा कि पंडित नेहरू ने एक किताब लिखी थी, भारत की खोज। इस किताब के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है, खासतौर पर हमारी वीडियो के लिहाज से सबसे दिलचस्प बात यह है कि पंडित नेहरू ने ये जो किताब लिखी थी वो अहमदनगर किले में ही लिखी थी, क्योंकि उस समय अंग्रेज अफसरों ने पंडित नेहरू को अहमदनगर किले में कैद कर रखा था। तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी किताब में इस किले का जिक्र भी किया है, अहमदनगर का जिक्र भी किया है और अहिल्याबाई होलकर का जिक्र भी किया है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि अहिल्याबाई होलकर ने तकरीबन 3 दशकों तक शासन किया, वो तकरीबन 30 सालों तक सत्ता में रहीं और उनके शासन को, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि उनके शासन को दक्कन और भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण काल के तौर पर देखा जा सकता है। उन्होंने अपने पूरे शासनकाल में बेहतरीन प्रशासनिक क्षमताओं, बेहतरीन दक्षता का प्रदर्शन किया और उनकी प्रशासनिक क्षमताओं को इस लिहाज से आंका जा सकता है कि कई इतिहासकारों ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके पूरे शासनकाल के दौरान मालवा पर एक बार भी किसी विदेशी शक्ति ने आक्रमण नहीं किया। इनके पूरे शासन के काल के दौरान मालवा पूरी तरह से स्थिर रहा, पूरी तरह से स्टेबल रहा, वहां पर शांति स्थापित रही। लेकिन यदि आप इस पूरे दौर का आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पूरे दौर के दौरान, इस पूरी अवधि के दौरान जो सेंट्रल इंडिया था, जो मध्य भारत था, वो काफी ज्यादा अस्थिर था, काफी ज्यादा अशांति मौजूद थी।
मध्य भारत के तमाम जो शासक थे वो आपस में सत्ता के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी अहिल्याबाई होलकर की प्रशासनिक दक्षता ही थी कि मालवा पर किसी भी विदेशी शक्ति ने आक्रमण नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने अपने शासनकाल में मध्य प्रदेश में महेश्वर नाम से एक शहर भी स्थापित किया और उन्हीं के प्रयासों का परिणाम रहा कि ये जो महेश्वर शहर था, ये मध्य प्रदेश में साहित्य, संगीत, कला और औद्योगिक केंद्र बन गया। इसके अलावा उन्होंने ही इस पूरे महेश्वर शहर में एक वस्त्र उद्योग भी स्थापित किया था, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाई और इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आज परिणाम है, उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से एक साड़ी निकलती है जिसको हम महेश्वरी साड़ी के नाम से जानते हैं और ये साड़ी दुनिया भर में बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा ही प्रसिद्धि प्राप्त है इस पूरी साड़ी को। तो ये तो उनका योगदान रहा। इसके अलावा भारत में मंदिरों के जीर्णोद्धार में भी उनकी एक विशेष भूमिका मानी जाती है, खासतौर पर काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में, जिनका पुनर्निर्माण उन्होंने 1780 में करवाया था। दरअसल इस पुनर्निर्माण से तकरीबन एक सदी पहले मुगल शासक औरंगजेब के आधार पर इस मंदिर को, औरंगजेब के आदेश के आधार पर इस मंदिर को तोड़ दिया गया था। लेकिन जब ये इस पूरी स्थिति को अहिल्याबाई होलकर ने देखा तो उन्होंने 1780 में एक बार फिर से इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था और बीते दिनों ये जो पूरा विषय था वो हमारे सामने चर्चा में भी आया था, हमने इस पूरे विषय पर चर्चा भी की थी। इसके अलावा बद्रीनाथ, द्वारका, ओमकारेश्वर, गया और रामेश्वरम जैसे मंदिरों के निर्माण में भी इन्होंने बहुत विशेष भूमिका अदा की। इसके अलावा उन्होंने भारत के तमाम क्षेत्रों में आराम गाहों का निर्माण किया, सार्वजनिक घाटों का निर्माण कराया ताकि जो भारत में धार्मिक यात्री हैं उन यात्रियों को सुविधाएं प्रदान की जा सकें। तो ये तो उनके योगदान की बात हुई, तो जाहिर तौर पर उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान जरूर दिया है, उनके योगदान को किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी महाराष्ट्र के सरकार के इस प्रस्ताव की कई लोगों द्वारा आलोचना की जा रही है। तो आलोचना क्यों की जा रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो महाराष्ट्र में कई विपक्षी दलों का कहना है कि दरअसल महाराष्ट्र की सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों को पेश कर रही है, इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को पैसे नहीं है, जो अभी भी गरीबी का सामना कर रहे हैं, जिनके पास अभी भी रोजगार नहीं है। तो इस तरह के निर्णयों के माध्यम से, शहरों के नाम बदलने के निर्णयों के माध्यम से महाराष्ट्र की सरकार स्पष्ट तौर पर आम लोगों का असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। तो जाहिर तौर पर इस पूरे विषय पर भी गंभीरता से विचार किया जा सकता है। इसके अलावा कई जानकार इस तरह की चिंताएं भी जाहिर कर रहे हैं कि दरअसल इस तरह के निर्णयों के माध्यम से भारत की जो विविधता की संस्कृति रही है, वो डाइवर्सिटी की जो कल्चर है, वो कल्चर प्रभावित होगा। तो जाहिर तौर पर इस बिंदु पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। अब अंत में एक प्रश्न पर बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में जिन तथ्यों पर चर्चा की गई है उनके आधार पर इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि साल 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी महारानी दुर्गावती या फिर ऑप्शन डी अहिल्याबाई होलकर। आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगी और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा दृष्टि संस्थान ने आपके लिए एक विशेष उपहार भी दिया है। 1 जनवरी से 6 जनवरी तक दृष्टि के सभी ऑनलाइन और पेन ड्राइव कोर्सेज पर आपको 50% तक की छूट मिल सकती है। इसके अलावा बहुत ही विशेष इंस्टॉलमेंट प्लान भी शुरू किया गया है। तो यदि आप दृष्टि से जुड़ना चाहते हैं तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा उपहार है, ये जो पूरी योजना है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जाहिर तौर पर यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो हमसे जल्द ही संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।